हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी दोस्त। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे भाई एलसीएम एचसीएफ चल रहा है और वो आज लास्ट क्लास आप लोगों की होने वाली है। अगर मैं बात करूं तो एक कंप्लीट ओवरव्यू मैंने जो है वो आप लोगों के चारों एग्जाम्स का लिया है, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात हो, चाहे वो एडब्ल्यूओ टीपीओ की बात हो, चाहे वो ड्राइवर की बात हो। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे ज़्यादा एलसीएम एचसीएफ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा जो एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्यारे दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं और एडब्ल्यूओ टीपीओ में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन आप लोगों के एससीएम में पूछे गए हैं, बाकी ड्राइवर पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद जो हमारा कल से चैप्टर शुरू होने वाला है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू होने वाला है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ड्राइवर में भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वहां आपको ड्राइवर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एडब्ल्यूओ टीपीओ में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एससीएम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं बस आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों को ये डाउट होता है जी एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले क्वेश्चंस आप क्यों नहीं लेके आए। तो मेरे भाई जिस चैप्टर में जिस चैप्टर से एडब्ल्यू टीपीओ में कोई खास वेटेज नहीं है उसके मैं क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूँ। नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन चलेगा, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए में, रोजगार विद अंकित में। आज जो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ वो सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो सभी दोस्तों को करने हैं मेरे भाई। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं बहुत हार्ड लेवल करा रहा हूँ या मैं बहुत आसान लेवल करा रहा हूँ। मैं जस्ट कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट जो होता है वो क्वेश्चन को आप लोगों का कैलकुलेटिव भी बना सकता है और उसे आसान भी बना सकता है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में सेम ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है भाई। नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बल्क में लोग हैं तो इसलिए नाम आप मान लीजिए कि मैं सबका नाम मैंने ले दिया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे भाई, एक पार्ट हम लोगों का नहीं हुआ था, 10 मिनट की क्लास हुई थी, इसलिए आज लास्ट क्लास है, 10वां पार्ट है, लास्ट क्लास है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम में पूछा गया है। एक बार आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन है क्या। वास्तव में क्वेश्चन है क्या मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। चार अलग अलग संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या ए है, तीसरी संख्या बी है और चौथी संख्या सी है। अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो इनमें से कोई सी भी अब 13 तो नहीं हो सकती, चारों अलग अलग संख्याएं हैं। और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े में 13 का ए के साथ, 13 का बी के साथ, 13 का सी के साथ में से जो है वो 13 है। अगर में से 13 है तो में से ही वो संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को विभाजित करती है। यानी इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या भी 13 होगी, इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या भी 13 होगी और इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या भी 13 होगी। यानी यहां जो आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा, यहां भी 13 का मल्टीपल आएगा, यहां भी 13 का मल्टीपल आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 13 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने चारों अलग अलग संख्याएं दी हैं। अगर हमने इसे 13 ले दिया तो ये दोनों संख्याएं एक जैसी हो जाएंगी, अगर हमने इसे 13 ले दिया तो ये दोनों संख्याएं एक जैसी हो जाएंगी, और अगर हमने इसे 13 ले दिया तो ये दोनों एक जैसी संख्या हो जाएंगी। यानी 13 को छोड़ के 13 का कोई सा भी मल्टीपल इनकी जगह आ सकता है। 26 आ सकता है, 39 आ सकता है, 52 आ सकता है, 65 आ सकता है, 78 आ सकता है। 13 का कोई सा भी मल्टीपल इन तीनों की जगह आ सकता है। ठीक है, एबीसी जो है वो प्रत्येक 60 से कम है, ये भी कंडीशन दे दी। यानी 13 का दूसरा मल्टीपल यहाँ 26 आ सकता है, 39 आ सकता है, 52 आ सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं आ सकता। यहाँ 26 39 52 में से एक आ सकता है, यहाँ 26 39 52 में से एक आ सकता है।
उसने कहा ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। तो मेरे भाई ए सबसे छोटा है, यहाँ जो आएगा 13 दूनी 26 आएगा, यहाँ जो आएगा 13 तिया 39 आएगा, यहाँ जो आएगा 13 चौका 52 आएगा। तीनों ही वैल्यू 60 से कम है। इन दोनों का एचसीएफ 13 होगा, इन दोनों का एचसीएफ 13 होगा, इन दोनों का एचसीएफ 13 होगा। सबसे छोटी वैल्यू ए की है, फिर बी की है, फिर सी की है। क्या सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है? 13 क्यों नहीं आएगा बेटा? उसने शुरुआत में बोला है चारों अलग अलग संख्याएं हैं। अगर ये 13 आ चुकी है तो इन तीनों में से कोई सी भी 13 नहीं आएगी, क्योंकि फिर चारों अलग अलग नहीं रहेंगी, है ना। तो 13 से अलग मेरे भाई इन तीनों की वैल्यू क्या आप लिख चुके हो? ए की वैल्यू 26 है, बी की वैल्यू 39 है, सी की वैल्यू 52 है। क्वेश्चन ने कहा है ए प्लस सी बाई बी का मान क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 26 है। सी की वैल्यू कितनी है? 52 है। और बटे में कितना है? बी है, यानी 39 है मेरे भाई। 52 और 26 को जोड़ेंगे तो 78 आएगा। 78 को 39 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट, आराम से सोच के बताना। ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, देखिए, यदि k1 और k2 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो क्या इनका एलसीएम जो है वो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं और मैं आपसे उनका एचसीएफ पूछूं, तो क्या उनका एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। K1 और K2 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा? यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एलसीएम कितना आएगा? K1 K2 आएगा, और एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछना चाह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सा है। जब भी दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जब भी दो प्राइम नंबर होते हैं, तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। जब भी दो प्राइम नंबर होते हैं तो वो 1 जो होता है उसका एचसीएफ होता है। उसने पूछा है एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एलसीएम होगा K1 इंटू K2, एचसीएफ होगा 1, इनकी मल्टीप्लाई करके K1 इंटू K2 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने। फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए बच्चे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा एचसीएफ 1 इसलिए होगा क्योंकि कोई भी संख्या नहीं होगी जो उन दोनों को एक साथ डिवाइड करे। कोई भी संख्या नहीं होगी जो उन दोनों को एक साथ डिवाइड करे, इसलिए हमेशा दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है, एक से लेके ये 110 तक की संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, इनका एलसीएम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? n दे रखा है। इसका एलसीएम जो दे रखा है वो n दे रखा है मेरे भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर 110 संख्याओं का एलसीएम n हो चुका है, तो 115 संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए क्या मुझे इन संख्याओं का और एलसीएम निकालना होगा? क्या मुझे इन 5 संख्याओं का और एलसीएम निकालना होगा?
भाई 110 तक की संख्याओं का एलसीएम तो मुझे पता है कि वो तो n होगा, लेकिन अगर मुझे 115 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो क्या मुझे इन 5 संख्याओं का और एलसीएम निकालना होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकालना होगा। मेरे प्यारे दोस्त 111 को मैं क्या 3 गुणा 37 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। 3 भी इसमें आ चुका होगा, 37 भी इसमें आ चुका होगा, यानी 111 का एलसीएम इसमें काउंट हो चुका होगा। बहुत बढ़िया। 112 को क्या लिख सकता हूं मैं? 28 गुणा 4 लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल, 28 चौका 112 होते हैं मेरे भाई। 28 भी इसमें आ चुका होगा, 4 भी इसमें आ चुका होगा, 112 इसमें आ चुका होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। 113 मेरा प्राइम नंबर है। 113 टूट नहीं सकता, इसलिए 113 इसके अंदर नहीं आया होगा, तो 113 को मेरे प्यारे दोस्त अलग लिख दीजिए। 113 को अलग लिख दीजिए, ये इसमें नहीं आया होगा। ठीक है। 114 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 57 लिख सकता हूं, यानी 2 भी इसमें आ चुका होगा, 57 भी इसमें आ चुका होगा। 1 से 110 तक 57 भी आ चुका होगा, यानी इसको हम भी काट देंगे, इसका एलसीएम ऊपर ही आ चुका है। 115 को मैं 5 गुणा 23 लिख सकता हूं, 5 भी आ चुका होगा, 23 भी आ चुका होगा, 115 भी आ चुका होगा। यानी बस नहीं आया है इसके अंदर। तो क्या नहीं आया? तो आप कहेंगे 113 नहीं आया। 113 नहीं आया, यानी पहली 110 संख्याओं का एलसीएम अगर n है तो 115 संख्याओं का एलसीएम जो हो जाएगा n गुणा 113, यानी 113 n हो जाएगा। आज के बाद कभी भी ऐसी संख्या आप लोगों को देखने को मिले तो बस ये देख लेना कि कौन सा प्राइम नंबर जो है वो बीच में आया है। जैसे 110 संख्याओं का एलसीएम n दिया था, 115 संख्याओं का पूछना चाह रहा है, तो 110 से 115 के बीच में जो भी प्राइम नंबर होगा, जो भी अभाज्य संख्या होगी, बस उसे अलग से लिख देना, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्या ये चीजें समझ में आई? तो आप कहेंगे जी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? बेटा जी आप एक बात बताइए मुझे, पिछले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बताता हूं। मैंने आपसे कहा 9 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? 9 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? तो आप ये कहेंगे जी 18 का एलसीएम, 9 और 18 का एलसीएम 18 ही आता है। 18 इसलिए आता है क्योंकि 9 जो है इसके अंदर काउंट हो जाता है, यही तो होता है। जब हमने देखा कि 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम जो है वो n दिया गया है, तो क्या 5 संख्याएं और बची, इनका और देखना पड़ेगा। 111 टूट सकता है, प्राइम नंबर नहीं है, 3 गुणा 37 में। 3 भी इसके अंदर आ चुका है, 37 भी इसके अंदर आ चुका होगा, यानी वो एलसीएम के अंदर काउंट हो चुका है, 111 नहीं आएगा। 112 भी आ चुका होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, 28 चौक 112 लिख सकते हैं। 113 मेरा प्राइम नंबर है, इसके अंदर 113 नहीं आया होगा, उसको हमने अलग लिख दिया। 114 में 2 गुणा 57 है, इसके अंदर आ चुका होगा, हमें वो काउंट हो चुका है, नहीं लिखना। 115 को मैं 5 गुणा 23 लिख सकता हूं, वो इसके अंदर आ चुका होगा, हमें नहीं लिखना। यानी बस उसको देखना है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 113 है, n 110 संख्याओं तक का एलसीएम है, तो n गुणा 113 115 तक संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 113 मेरे भाई प्राइम नंबर है। अब आइए मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन की तरफ आइए। इस क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर अगर सारी संख्या अंदर आ गई फिर आंसर क्या होगा? फिर n ही रहेगा अगर सारी संख्या अंदर आ गई। अगर उसने केवल ये पूछा होता मुझसे कि 110 संख्याओं का एलसीएम n है, 112 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो मैं कहता n ही होगा, क्योंकि 111 भी इसके अंदर आ चुका है, 112 भी इसके अंदर आ चुका है, फिर मैं n ही बताता मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइए।
क्वेश्चन ने क्या कहा है? हाँ, दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम 119 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम क्या इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 119 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां उसने कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन y है, यानी x संख्या जो है वो y से बड़ी है। हमें इसे ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जो दोनों अभाज्य हों और उनका मल्टीप्लिकेशन 119 आ जाए। तो आप कहेंगे जी 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 सत्ते 119 होते हैं, 119 और किसी में नहीं टूटेगा, 17 सत्ते 119 होते हैं बच्चे। अगर 17 सत्ते 119 होते हैं तो मेरे भाई x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है। क्या ये दोनों वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, 17 और 7? अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है 3y माइनस एक्स का मान बताइए क्या होगा। y की वैल्यू क्या है? 7 है, 7 तिया कितना हो जाएगा? 21, माइनस x की वैल्यू कितनी है? 17 है, 21 में से 17 जाएगा तो जवाब कितना आएगा मेरे भाई? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा मेरे प्यारे साथी? तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ जाए मेरे प्यारी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस का भी ट्रेंड बना, ऐसे क्वेश्चंस का भी ट्रेंड बना। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और फटाफट मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक गुणा 119 ले सकते हैं लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती, एक मेरा प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए 1 मल्टीप्लाई 119 नहीं ले सकते। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि 45 और 55 का मैस है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 45 और 55 का मैस है क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे जी ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 5 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, यानी इनका मैसे जो होगा वो 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसने कहा है इसके मैसे को इस फॉर्म में व्यक्त किया जाना है, इसके मैसे को इस फॉर्म में व्यक्त किया जाना है, 55 गुणा 5 प्लस 45 एम में व्यक्त किया जाना है। तो m की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी इसे सॉल्व करके 5 आना चाहिए, मैसेव के बराबर आना चाहिए। तो m की वैल्यू को क्या लिखें? एक तो तरीका है आप ऑप्शन रख के देख लो, दूसरा तरीका 5 यहां भी है 5 यहां भी है, आपने 5 कॉमन ले लिया, यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां 55 बचेगा, और यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां 9m बचेगा। अब HCF 5 आया था और इस 5 को इस फॉर्म में लिखा जाना है, ये 5 तो आ चुका है, यानी इस वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो 5 एकम 5 क्या HCF के बराबर आ जाएगा। अच्छा ये बताइए ये वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? क्या m की वैल्यू अगर हम -6 रख दें, m की वैल्यू -6 रख दें तो क्या 9 छिक्का 54 -54 आ जाएगा, और 55 में से 54 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 की गुणा 5 में करोगे तो क्या HCF के बराबर आ जाएगा? हाँ जी HCF के बराबर आ जाएगा, यानी m की वैल्यू -6 रखने से हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये HCF के फॉर्म में आ जाएगा, HCF आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्या ये चीज समझ में आई? हाँ, ऐसे नहीं है, आप चीजों को समझने की कोशिश करिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा है सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है
कि भाई साहब 45 और 55 का में से निकालिए। आपने 45 और 55 का में से निकाल दिया, 5 आया। उसने कहा ये 5 जो है इस एक्सप्रेशन के रूप में लिखा जाना। आप इसको ऐसे भी मत करिए, चाहे आप इसे क्या कर सकते हैं, उसने ये कहा है आप लोगों से, उसने ये कहा है कि 5 को इस एक्सप्रेशन के रूप में लिखा जाना चाहिए, HCF को इस एक्सप्रेशन के रूप में लिखा जाना चाहिए, यानी ये वैल्यू जो है वो 5 के बराबर आनी चाहिए। तो आप इसे बराबर 5 के लिख के भी कर सकते हैं। कैसे? आपने कहा जी यहां से 55 पंजे कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 275 होते हैं। 275 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 पंजे 25, 2 27 हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 4m बच जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं, 4m था, 45m था, अच्छा 45m है मेरे भाई, यानी कि आपको 55 गुणा 5 प्लस 45m, 55 गुणा 5 प्लस 45m, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपको HCF को इस एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो मेरे भाई ये 275 आएगा, ये प्लस का 275 है, इधर आके माइनस का 275 हो जाएगा। तो आप क्या कहने वाले हैं मेरे भाई? आप कहेंगे 5 में से 275 जाएगा तो माइनस का 270 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में 45 है, इधर आके डिवाइड में 45 हो जाएगा। यहां से इसे काटेंगे तो m की वैल्यू -6 आ जाएगी। m की वैल्यू -6 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू -6 आ जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों का HCF जो है, इन दोनों का HCF जो है वो इस फॉर्मेट में लिखा जाना है। तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का HCF 5 आया है, उस 5 को इस फॉर्मेट में लिखा जाना है। तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो -6 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़िएगा। जब मैंने HCF, हाँ, जब मैंने HCF निकालना आप लोगों को बताया था तो मैंने बताया था हम HCF जो है, HCF जो है हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो डिफरेंस मेथड से HCF निकाल सकते हैं, और एक मेरे प्यारे दोस्त हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, और एक मैंने बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा। दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते समय क्वेश्चन ने कहा है भाग विधि से, लंबी भाग विधि द्वारा अंतिम भाजक 28 तथा भागफल क्रम से 1, 30, 1 और 3 प्राप्त होते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। एक तो डायरेक्ट इसकी ट्रिक होती है और एक इसका मेथड होता है। तो मेरा मानना है कि पहले मैं आपको मेथड समझा दूं और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट ट्रिक मैं इसकी बता दूंगा। ठीक है, मेथड थोड़ा सा लेंदी जाएगा, समझना होगा कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्यों हैं। अगर वो चीजें नहीं समझाई तो फिर आप पूछोगे जी ऐसा करते क्यों है। तो इससे बेहतर है कि पहले मैं आपको मेथड बता दूं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है दो संख्याओं का HCF हमें निकालना है, दो संख्याओं का HCF हमें निकालना है और लंबी भाग विधि द्वारा निकालना है। पहले हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या को यहां विभाजित किया होगा, तो कितनी बार कटी होगी वो संख्या? भागफल 1 आया है, यहां कुछ रिमाइंडर बचा होगा, उस रिमाइंडर से इस संख्या को विभाजित किया होगा, ये 30 बार कटा होगा। दूसरा भाजक क्या आया है? भागफल 30 आया है। यहां कुछ रिमाइंडर बचा होगा, उस रिमाइंडर से मेरे प्यारे दोस्त इस संख्या को डिवाइड किया होगा, कितनी बार कटी होगी? 1 बार कटी होगी।
यहां कुछ रिमाइंडर बचा होगा, उस रिमाइंडर से मेरे प्यारे दोस्त इस संख्या को डिवाइड किया होगा, तो ये 3 बार कटी होगी। कितनी बार कटी होगी? तो ये 3 बार कटी होगी। क्या चारों भागफल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं? पहला भागफल 1 है, दूसरा भागफल 30 है, तीसरा भागफल 1 है, चौथा भागफल 3 है। या चारों भागफल मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा समझना। उसने कहा है अंतिम भाजक जो है वो 28 है, यानी लास्ट वाला डिवाइजर जो है वो 28 है। यहां संख्या पूरी पूरी कट गई होगी। तो 28 दिया, यहां संख्या कितनी रही होगी? 84 रही होगी, और वो 84 पूरा पूरा कट गई होगी। क्या ऐसा कुछ नजारा रहा होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल रहा होगा। अच्छा, ये 84 कहां वाला आया होगा? ये 84 यहां वाला आया होगा, ये 84 यहां वाला आया होगा। 84 में एक जोड़ा अच्छा, 30 एक 3 दे रखा है बेटा। देखो, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अलग दे रखा है। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अलग दे रखा है। यहाँ इंग्लिश में 30 एक 3 दे रखा है, जबकि यहाँ जो दे रखा है वो 1 30 1 3 दे रखा है। क्या ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन है बेटा? इससे कर लेते हैं ना। इस क्वेश्चन में या तो फिर यहाँ 1 होगा, या फिर यहाँ 1 नहीं होगा। दोनों में जो है वो डिफरेंस दे रखा है। मैं इसे दूसरे क्वेश्चन से समझा देता हूं। ये रहा इसके अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें सही है 182 दे रखा है, अंतिम भाजक 105 दे रखा है। समझने की कोशिश करिएगा। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसे ज्ञात करने पर भागफल 182 प्राप्त होते हैं, यानी 3 भागफल मिलते हैं। पहला भागफल आया है 1, यहां रिमाइंडर बचा होगा, उस रिमाइंडर से इस संख्या को डिवाइड किया होगा। दूसरा भागफल आया है 8, यहां रिमाइंडर बचा होगा, उस रिमाइंडर से इस संख्या को डिवाइड किया होगा। तीसरा भागफल जो आया है वो 2 आया है। ठीक है, अंतिम भाजक क्या दिया हुआ है? 105। ये अंतिम भाजक है, यानी यहां संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई होगी। 105 दूनी कितना हो जाएगा? यहां 210 रहा होगा, ये पूरा का पूरा कट गया होगा। ऐसा कुछ नजारा आप लोगों को देखने को मिला होगा। ये 210 कहां वाला आया होगा? यहां वाला आया होगा 210। बहुत बढ़िया जी। 210 की गुणा 8 में करेंगे, 8 0 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 होगा। लेकिन मुझे 105 जो है वो रिमाइंडर भी लेके आना है, यानी यहां 1680 प्लस 105, यहां 1785 रहा होगा। यहां 1785 रहा होगा। 210 की गुणा 8 में करेंगे, 1680 पूरा पूरा कट गया होगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 105 बचेगा। फिर 105 से इसको डिवाइड किया होगा, ये पूरा पूरा कट गया होगा। अच्छा, ये वाली संख्या कौन सी होगी? ये वाली संख्या यहां वाली होगी। 1785 एकम 1785 होगा, लेकिन मुझे 210 शेषफल भी लाना है, यानी यहां जो होगा वो 1995 होगा। 1785 एकम 1785 और 210 1995 होगा। तभी तो 1785 एकम 1785 होगा, और उसमें से ये घटेगा, तभी तो मेरे भाई 210 आएगा। क्या ऐसे ही हम लोग एचसीएफ निकालते हैं? बड़ी संख्या 1995 होगी, छोटी संख्या 1785 होगी। 1785 से इसको भाग किया होगा, एक बार कटा होगा, यहां 210 रिमाइंडर बचा होगा। फिर 210 से इसको भाग किया होगा, 8 बार कटा होगा, 1680 कट गया होगा, 105 बचा होगा। 105 से 210 को काटा होगा, तो मेरे भाई 2 बार पूरा पूरा कट गया होगा। क्या ये भागफल आ गए 182? क्या अंतिम भाजक 105 आ चुका है? उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। यही वो दोनों संख्याएं होंगी जिसका योग वो आपसे पूछना चाह रहा है। दोनों को जोड़िए, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 9 और 8 17, 18 को 8 हासिल 1, 9 7 16, 17 को 7 हासिल 1, 3780 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3780 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3780 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं।
इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है ऐसे क्वेश्चंस की? लंबी भाग विधि द्वारा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? भागफल का क्रम क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे भागफल का क्रम 1 8 2 दिया हुआ है। आप इस क्रम को उल्टा करके लिख दीजिए। आप इस क्रम को उल्टा करके लिख दीजिए बच्चे। आपने कहा यहां 2 लिख दो, फिर 8 लिख दो और फिर 1 लिख दो। उल्टा करके लिख दिया। जब आप इसे उल्टा करके लिख चुके हैं, जब आप इसे उल्टा करके लिख चुके हैं, तो क्या ये जो अंतिम भाजक था ये शुरुआती भाजक बन जाएगा? यानी कि मेरे भाई ये शुरुआती भाजक 105 बन चुका है। इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, 0 इसमें ऐड करिए। क्या पहली संख्या 210 आ गई? ये 210 आपके सामने आ चुका है। 210 को उठाइए, यहां ले आइए, 210 की गुणा 8 में करिए और 105 उसमें जोड़ दीजिए मेरे भाई। 210 अट्ठे 1680, 1680 में 105 जोड़ेंगे 1785 बन जाएगा। बन जाएगा। 1785 यहां उठा के लाइए, 1785 यहां उठा के लाइए और इसमें 210 जोड़ दीजिए। क्या ये 1995 बन जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, वो इन्हीं का योग आपसे पूछना चाह रहा है। क्या इन दोनों संख्याओं का योग 3780 हो जाएगा? तो ये इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक थी मेरे भाई। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक थी जिसका जवाब होगा 3780। ठीक है, जिसका जवाब होगा 3780। हमेशा आपको बाद की दोनों संख्याओं को जोड़ के लिखना है। हमेशा आपको बाद की दोनों संख्याओं को जोड़ के लिखना है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूं कि जो ये भागफल का क्रम आप लोगों को दिया हुआ है, जस्ट इसे उल्टा करके लिख लीजिए। 2 8 1, अंतिम भाजक 105 की गुणा करिए 210। ये शुरुआत में लाना है, ये प्लस में बाद में ले जाना है। 210 अट्ठे 1680 में 105 जोड़ा 1785, ये शुरुआत में लाना है, ये बाद में प्लस में ले जाना है। 1785 एकम 1785, 210 जोड़ेंगे 1995 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 3780 होगा। एक और क्वेश्चन तो शायद नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन हटा देना मेरे भाई, ऑप्शन हटा देना। हिंदी वाले मान के चलो, हो सकता है ऑप्शन मैच भी ना करे, हो सकता है ऑप्शन मैच भी ना करे मेरे भाई। हिंदी से इस क्वेश्चन को करके मुझे आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, कर तो वही रहे हैं भाई, कर तो वही रहे हैं, लेकिन वो बार बार वो डब्बा सा बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याओं का मैं से ज्ञात करते समय भाग विधि से अंतिम भाजक 28 है तथा भागफल 1 30 1 3 है। उल्टा करके लिखो, 3 1 30 1 लिखो। इसे लिखो 3 1 30 1, 3 1 30 1 आपने लिख दिया मेरे भाई। लास्ट भाजक 28 है, इसे शुरुआती भाजक बना लो। 28 तिया कितने हो जाएंगे? 84 हो जाएगा। 28 तिया कितने हो जाएंगे? 84 हो जाएगा। अब 84 को आगे उठा के लाइए, आप ले आए आगे और इस 28 को पीछे जोड़ दीजिए। 84 में 28 जोड़िए मेरे भाई। 84 एकम 84, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। 112 हो गया। 112 को यहां उठा के लाइए मेरे भाई और 84 उसमें जोड़ दीजिए। ये 84 जोड़ दीजिए तो 112 तिया 336, 3360 हो गया। और 3360 में जब आपने 84 जोड़ा तो 8 6 14 को 4 हासिल 1, क्या 3444 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा 3444। 3444 को आगे उठा के लाइए और इसमें 112 को जोड़ दीजिए, इस 112 को। तो 3444 में 112 जब हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो आप क्या कहने वाले हैं? 3556 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग बताओ।
इन दोनों संख्याओं का वो योग आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 5 4 9 10 को 0 हासिल 1, 5 4 9 10 को 0 हासिल 1, क्या योग जो है वो 7000 आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत किसी को? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों चीजें आप लोगों को करा दी, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। इन डिब्बों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे दोस्त। जीरो इसलिए लिया था, जीरो इसलिए लिया था मेरे भाई, क्योंकि यहां ये पूरा पूरा कट रहा था, रिमाइंडर जीरो बच रहा था। जो रिमाइंडर बचता है उसे जोड़ते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड था। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को बताइए। बेटा लास्ट की दो ऐड करनी है, हमेशा लास्ट की दो ऐड करनी है। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। अच्छा एक बात बताइए, बराबर शेषफल का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जब भी वो समान शेषफल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है तो मेरे प्यारे दोस्त आपको डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देना है। यही तो बताया था भाई। तीन संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, 2996 है एक संख्या 4752 है और एक संख्या 7825 है। समान शेषफल की बात कर रहा है, प्राप्त शेषफल बराबर होता है। समान शेषफल, समान शेषफल मतलब डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दीजिए। 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1। क्या इसका डिफरेंस 1756 आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। यहां डिफरेंस 5 में से 2 गया 3 आएगा, 12 में से 5 गया 7 आएगा, यहाँ 7 में से 7 गया 0 आएगा और यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 आएगा। क्या डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही आएगा। हमें डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी, इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। यही तो कॉन्सेप्ट बताया था। एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई? बहुत बड़ा हो रहा है तो आप लंबी भाग विधि द्वारा लगा दीजिए। आपने क्या करा, 3073 डिवाइड करिए, 1756 एकम 1756 होगा। 13 में से 6 गए कितना बचेगा? 7 बचेगा। 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, यहां 1317 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग क्या करेंगे? हाँ, 13 में से 6 गया 7 ही तो बचेगा, 7 6 13। अब यहां देखिए इसको डिवाइड करना है, 1756 को डिवाइड करना है। 1317 एकम 1317 होगा। 16 में से 7 गया 9 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। 439 से डिवाइड करना है 1317 को और आप देख पा रहे होंगे 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा। क्या एचसीएफ जो है वो 439 आ जाएगा? यानी 439 मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है उसके अंकों का गुणनफल बताइए, यानी वो इनके अंकों का गुणनफल आपसे पूछना चाह रहा है। 9 या 27 चौका 108 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 108 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? जरा सी भी दिक्कत आई क्या इस क्वेश्चन में? समान शेषफल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता? बिल्कुल पता है जी। डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी, लेकिन उसने कहा है उस बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। अंकों का गुणनफल पूछ रहा है।
इसके डिजिट का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, तो 108 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कर लेंगे ना? कर लेंगे नहीं जी? कर लिया। पढ़ना भाई सब एक बार इस क्वेश्चन को। बताइए। बताइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक दूसरे से सह अभाज्य तीन संख्याएं, सह अभाज्य संख्या मतलब जो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, जिनका एचसीएफ जो है वो 1 आता हो। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 88 है। मेरे भाई ये तीन सह अभाज्य संख्या हैं, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहली दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया है वो 88 आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 88 दिया हुआ है। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल जो है, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 165 आप लोगों को दिया हुआ है। 165 आप लोगों को दिया हुआ है। तो तीनों संख्याओं का योगफल वो आपसे पूछना चाह रहा है, भाई साहब तीनों संख्याओं का योगफल क्या आएगा। एक बार देख लें, क्या इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल। क्या बी से बी कट जाएगा? आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। अगर मैं यहां डिवाइड करूं तो किससे कट सकता है भाई? 11 अट्ठे 88 होते हैं, 11 एकम 11 होगा, 11 पंजे 55 होगा। क्या पहली संख्या जो है वो 8 आपके सामने आ चुकी है? क्या लास्ट की संख्या जो है वो 15 आपके सामने आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। पहली संख्या 8 आ चुकी है, दूसरी संख्या 15 आ चुकी है, तीसरी। तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर पहली संख्या 8 है तो 8 और बी का गुणनफल 88 आ रहा है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, क्या दूसरी संख्या 11 आ जाएगी? या दूसरी संख्या क्या है? 11 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। यहां रख दीजिए ना एक ही वैल्यू को, 8 को। 8 को इधर जाएगा डिवाइड में, 88 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बी की वैल्यू 11 आ जाएगी? यानी कि वो तीनों सहभाज्य संख्या, तीनों को प्राइम नंबर जो है वो 8, 11 और 15 आ चुके हैं। क्या तीनों में कुछ कॉमन है? आप कहेंगे नहीं जी कुछ भी कॉमन नहीं। उसने कहा है तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो 15 और 11 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 15 और 11 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे वो तीनों संख्याएं पूछी जाती हैं तो आप बताएंगे 8, 11 और 15 वो तीनों संख्याएं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तो आप लोग माहिर हैं, इसके तो आप लोग माहिर हैं बच्चे। बताइए। इस क्वेश्चन के तो प्यारे दोस्त आप लोग माहिर हैं, घंटी वाले क्वेश्चन के। 15 को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्या होते हैं पहले डेफिनेशन बताओ। को प्राइम वो होते हैं जो आपस में जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, को प्राइम। को प्राइम मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। या तीनों में से कुछ भी कॉमन आ सकता है? नहीं, तो ये आपस में को प्राइम है। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर तो ये भी नहीं है, 11 है केवल। चलिए, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। चार घंटियां हैं, पहली घंटी 30 मिनट, दूसरी घंटी 1 घंटा, तीसरी घंटी 1.5 घंटा, चौथी घंटी 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? मैंने बताया था ऐसे केस में एलसीएम ले लेते हैं हम टाइम का। ठीक है बच्चे। 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? आधा घंटा लिख सकता हूं। 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 घंटा। 1.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/2 घंटे। और 1 घंटा 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको घंटे बना लीजिए। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 1 = 4 और 3 7/4 घंटे लिख सकता हूं। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अगर मुझे इस टाइम का एलसीएम निकालना हो तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं?
न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देते हैं मेरे भाई, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देते हैं। 2 1 2 4। अगर मैं आपसे पूछूं 1 1 3 7 का एलसीएम 21 होगा, 3 7 21 होगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं इसका एचसीएफ, आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। यानी 21 घंटे बाद वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। अगर वो घंटियां 12 बजे दोपहर में एक साथ बजी हैं तो रात के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, और सुबह के 9 बजे तक बेटा 21 घंटे हो गए। तो अगले दिन 9 बजे वो घंटियां फिर से एक साथ बज रही होंगी। अगले दिन 9 बजे वो घंटियां फिर से एक साथ बज रही होंगी। आपको क्या करना होता है, बस टाइम का एलसीएम ले देना होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि भाई मिनट में नहीं कर सकते क्या, इसे 30 मिनट लिख लो, इसे 60 मिनट लिख लो, इसे 90 मिनट लिख लो, इसे 105 मिनट लिख लो। उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आसान रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको मैंने नंबर सिस्टम में कराया था मेरे भाई, उत्तरोत्तर डिवाइड करने का नंबर सिस्टम में कराया था। नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये भी और इससे अगला भी उत्तरोत्तर का ही है, उत्तरोत्तर भाग देने का है। आइए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 7/4 कैसे आया बेटा, 1 घंटा 45 मिनट, इसे घंटे बनाइए, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 घंटे लिखा जाता है 1 घंटे 45 मिनट को। SCF 2 कैसे आ जाएगा, आप मुझे बताओ, क्या 2 से ये डिवाइड होगा? 2 कैसे आ जाएगा SCF? ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डायरेक्टली मैंने बता रखा है इस क्वेश्चन का जवाब देना। M और N का मैस है, दो संख्याएं हैं M और N, इनका मैस है कितना दिया हुआ है 6, इनका लैस है कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। ठीक है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 72 दिया है तो इनके व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा है, इनके व्युत्क्रम का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया पहले? क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया मेरे भाई? मैंने नहीं बताया कि इसके HCF से इसके योग को डिवाइड कर दो, जब 6 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और इसके बटे में इनका एलसीएम लिख दो, यही इसके व्युत्क्रम का योग होता, यही इसके व्युत्क्रम का योग होता है। बेटा 98 नंबर सिस्टम में जाके देखो, ऐसा नहीं है अगर यहां आ गया है तो फिर मैं उसे दोबारा कराऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अगर वो यहां आ गया है, उत्तरोत्तर का कंजिक्यूटिव डिवाइड के मैंने 3 4 क्वेश्चन वहां आपको कराए हैं, मैंने बताया है कि कब एक मानना है, कब हमें एक नहीं मानना है। आप पहले वहां जाके देखिए, देखिए जब भी दो संख्याओं का एलसीएम दिया हो, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हो, दोनों संख्याओं का योग दिया हो और उनके व्युत्क्रम, उनके रेसिप्रोकल का सम पूछा गया हो, तो आपको क्या करना है, सम को एचसीएफ से डिवाइड कर देना है, 12 आएगा, और इसके बटे में मेरे भाई एलसीएम लिख देना है। 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12, 3 से काटेंगे 70 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 35 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/35 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2/35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/35 हो जाएगा। क्या ये चीज मैंने आपको बताई है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बताई है, बिल्कुल बताई है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए बच्चे, करा दो तब क्या हो जाएगा, राहुल यादव जी कह रहे हैं नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, नंबर सिस्टम बेटा दोबारा करा दूं पूरा, होगा तो तब भी कुछ नहीं, होगा तो तब भी कुछ नहीं। बताइए, व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल,
दो संख्याओं का योग 36 है, में से 3 है, ले से 105 है, में से योग को डिवाइड करिए और योग बटे एलसीएम ही उनके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल यानी उल्टे का सम होता है। तो आप क्या कहेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4 बटे 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तरीका पता है क्या आपको, तरीका मैंने क्या बताया था, तरीका क्या आपको पता है कि तरीका क्या बताया था मैंने, तरीका भी मैंने इसका निकालना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर मेथड आपको पता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मेथड से आपको पता है। बताइए, समझिए मेरे प्यारे दोस्त क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तीन संख्याएं आपके सामने दी हुई हैं, एक 6454 दी हुई है, एक 7306 दी गई है और एक संख्या 8797 आप लोगों को दी गई है। ठीक है, प्रत्येक की सबसे बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर आर शेषफल आता है यानी समान शेषफल। भाई सबको डिवाइड करने पर समान आर ही शेषफल आ रहा है तो समान शेषफल आ रहा है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे वो समान शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे मेरे भाई पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 1.5 घंटे का मतलब 3/2 कैसे, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 10 में से 5 गया 5 आएगा, 12 में से 4 गया 8 आएगा, 852 डिफरेंस आएगा। 7 में से 6 गया 1 आएगा, 9 का 9 बच जाएगा, 7 में से 3 गया 4, ये 1491 आएगा। मैंने कहा था डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देना, वो संख्या आपके सामने आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से मेरे भाई निकाल दीजिए। 852 एकम 852 होते हैं, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 639 से डिवाइड करिए 852 को, 639 एकम 639 होते हैं। 12 में से 9 गया 3 बचा, 4 में से 3 गया 1, 213 से डिवाइड करिए 639 को, 3 बार कट जाएगा। क्या में से जो है वो 213 आ चुका है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 213 आ चुकी है, वो डी की वैल्यू 213 आ चुकी है जो समान शेषफल देगी, जो समान शेषफल देगी बच्चे। उसने कहा है वो समान शेषफल आर होता है, तो क्या आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एक संख्या को 213 से डिवाइड कर दो, आपको रिमाइंडर पता लग जाएगा। 213 से डिवाइड कर दो, 213 तिया 639 होते हैं, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 4। मेरे भाई आप कहेंगे 64 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो 64 है। हर बार कोई सी भी संख्या को डिवाइड कर लो, आप रिमाइंडर जो है वो 64 ही बचेगा। उसने कहा रिमाइंडर आर बचता है, तो आर की वैल्यू क्या 64 आ चुकी है, डी की वैल्यू जो है वो 213 आ चुकी है और आर की वैल्यू जो है वो 64 आ चुकी है। क्वेश्चन ने पूछा है डी माइनस आर कितना होगा, दोनों का अंतर पूछना चाह रहा है। 13 में से 4 गया 9 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 149 इसका डिफरेंस आ जाएगा, 149 इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले उसने कहा है ये तीन संख्याएं हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर आर शेषफल बचता है। आपने कहा हर बार आर बच रहा है तो समान शेषफल की बात कर रहा है, सेम रिमाइंडर की बात कर रहा है, और सेम रिमाइंडर की बात कर रहा है तो डिफरेंस का एचसीएफ हमें लेना पड़ेगा। यही वो संख्या हो जाएगी जो इसको डिवाइड करने पर समान रिमाइंडर देगी, लेकिन वो हमें रिमाइंडर भी निकालना है तो 213 से किसी भी एक को डिवाइड कर लो।
64 रिमाइंडर आ रहा है, हर बार 64 ही आएगा। वो दोनों का डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है तो अंतर 149 आ जाएगा। और एचसीएफ एलसीएम का लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। रेसिप्रोकल का जो मेथड है वो मैं एलसीएम एचसीएफ की क्लास में ही पहले बता चुका हूं। प्यारे दोस्त, मैंने बड़े शानदार तरीके से एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को कराया, नंबर सिस्टम भी बहुत शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को कराया है। अब मेरी एक बात समझो, है ना। टोटल वैकेंसीज होंगी 10,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है, चारों में मिला के मेरे भाई 12,000 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल कैसा भी हो सकता है, आप लोगों को हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। आप क्वेश्चन में पेपर में ये कह के क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, नेक्स्ट टाइम जब पेपर देने आऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को करके आऊंगा। अगर ये कह के क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो फिर आपने तैयारी नहीं की है। मैं बस आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर में बैठ के किसी भी क्वेश्चन पे ये फील नहीं आनी चाहिए कि भाई साहब इसे नेक्स्ट टाइम पढ़ के आऊंगा। मैं उस लेवल का आपको पढ़ा के ले चलता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा इस दिमाग को घिसिए, थोड़ा सा दिमाग को घिसिए। वास्तव में ये दिमाग जो है घिसेंगे तो मैथ इंटरेस्टिंग बन जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जितना इस मैथ से बचोगे उतना ही ये आपसे बचेगा और बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लेकिन जितना इस मैथ को अपने टच में लाओगे, ये मैथ आपके लिए मतलब ये मान के चलिए प्यारा होता चला जाएगा, इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा। और जिस दिन इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हो गया, फिर आप नई नई तरीके की चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।